हे मेरे प्यारे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर राजाराम कानडे, SSGM कॉलेज कोपरगांव, हिंदी विभाग, प्रशिक्षण संस्था सातारा, सहयोगी प्राध्यापक। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपके सम्मुख उदास तुम नामक कविता का आशय सौंदर्य, भाव सौंदर्य विशद करना चाहूँगा। उदास तुम नामक कविता के कवि है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती एक मूर्धन्य रचनाकार है, आधुनिक कवि, आधुनिक लेखक, आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में MA पास किया है। उन्होंने धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य इस विषय पर प्रबंध लिखा और PhD प्राप्त की है। वैष्णवता, पावनता तथा हल्की रोमांटिकता उनके काव्य की विशेषताएं हैं। धर्मवीर भारती जी ने ठंडा लोहा नाम का काव्य संग्रह लिखा है। गुनाहों का देवता ये उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। साथ ही साथ उनकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है अंधा युग, जो काफ़ी चर्चित एवं ख्यातनाम रही है। तो उन्होंने लिखी हुई प्रस्तुत कविता उदास तुम नामक कविता का जो आशय सौंदर्य है, उसके पूर्व हमें उसका पठन करना चाहिए। इस पाठ से आप अवगत हो जाए, इस कविता से आप उसका स्वरूप समझ में आ जाए, इस दृष्टि से प्रस्तुत कविता का जो पठन है मैं करना चाहूँगा। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडहर के आसपास मदभरी चांदनी जगती हो, मदभरी चांदनी जगती हो। मुँह पर ढक लेती हो आंचल, डूब रहे रवि पर बादल, या दिन भर उड़कर थकी किरण, सो जाती हो पाखे समेट आंचल में अलस उदासी बन। दो भूले भटके सांदे बीग पुतली में कर लेते निवास, पुतली में कर लेते निवास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, तुम हो जाती हो उदास। खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अधुकुले बाल, बालों में सुनहरा अजब सुनहरापन, धरती जो रेशम की किरणें, संझा की बदरी से छन छन। मिस्री के होठों पर सूखी किन अरमानों की विकल प्यास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जब तुम हो जाती हो उदास, जब तुम हो जाती हो उदास। भौरों के पाते उतर उतर कानों में झुककर गुनगुन कर, है पूछ रही क्या बात सखी, है पूछ रही क्या बात सखी। उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी बरसात सखी, क्यों दबी ढकी बरसात सखी। चंपई वक्ष को छूकर क्यों उड़ जाती केसर की उसास। तुम कितनी सुंदर लगती हो जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडहर के आसपास मदभरी चांदनी जगती हो, मदभरी चांदनी जगती हो। इस रूप में यह कविता, बहुत सुंदर कविता, आपके अध्ययनार्थ के लिए रखी गई है। इस कविता का जो भाव सौंदर्य है इस रूप में है। कवि ने शुरू में प्रथम कड़ी में 3 बातें कही है, 3 बातों का जिक्र किया है। एक तो गुलाबी दुनिया है, खंडहर, सुना खंडहर है, और फिर मदभरी चांदनी जगने की बात हो। तो ये तीनों बातें विसंगत लगती है। ऊपरी तौर पर देखें तो हमें पता चलता है कि यह काफ़ी विषमता वाली बात, विसंगतिपूर्ण बात लगती है। और इसमें कवि कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर लगती हो, और वह भी उदास में, उदासीनता में, मायूसी में तुम बहुत सुंदर दिख रही हो, लगती हो। ये जो भाव है इससे पता चलता है कि कवि सामान्य नहीं है, असामान्य भावबोध कराने वाले कवि धर्मवीर भारती जी एक मूर्धन्य रचनाकार हैं, आधुनिक रचनाकार हैं, कि जिन्होंने हल्का सा रोमांटिसिज्म आपके सम्मुख उपस्थित किया है। रोमांटिक कविता, वह भी एक हल्का सा भाव चित्रित करते हुए शुरू में ही हमारे बीच जो स्थायी भाव रति है उसी को जगाने का काम किया है। रसों का राजा श्रृंगार है और उसका स्थायी भाव रति होता है दोस्तों।
इसी को जगाने का प्रयत्न कवि ने शुरू में ही किया है, सुंदर कहकर, तुम कितनी सुंदर लगती हो। यह जो वाक्य है, यह जो भाव है, यह भाव ही हमारे बीच सुंदरता निर्माण करने वाला है। जब तुम हो जाती हो उदास, ये जो उदास वाली बात है, ये जरा आश्चर्य करने वाली, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि उदासीनता में सुंदरता कैसे देखी जाती है। कवि जो देखता है वो सो रवि नहीं देखता, ऐसा कहा जाता है। देखो, तो यहाँ कवि ने हमें यह निर्देश दिया है कि उदासीनता में तू बहुत सुंदर नजर आ रही हो। गुलाबी दुनिया में सुने खंडहर के आसपास मधभरी चांदनी जगती हो। देखो कि गुलाबी दुनिया मतलब रंगीन दुनिया, खंडहर का मतलब है गिरा हुआ मकान, टूटा हुआ मकान जिसमें कोई रहता नहीं है, जो रहने वाले हैं वह वहाँ से चले गए हैं, इसलिए मकान खाली है। और जब खाली रहता है तो वह कभी न कभी गिरने वाला है। देखो कि जब गिरता है तो उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं चला जाता, लोग वहाँ से चले जाते तो डर जाते हैं वहाँ से। मतलब यह है कि अपरिचित व्यक्ति खंडहर से डरता है, बच्चे तो अक्सर डरते हैं। तो देखो कि यहाँ जो खंडहर वाली बात है, गुलाबी दुनिया है, मधभरी चांदनी है, ये देखो ज़रा अजीब ऐसी जो अनुभूति है, इस अनुभूति को कवि ने आपके सम्मुख रखा है। कवि कहते हैं नायक नायिका हो, प्रिय प्रेमी हो, इसके दिलो दिमाग में जब प्रेम के ख्याल उमड़ते हैं, ये उमड़ने वाली जो धारा होती है, भावधारा होती है, उसी को कहेंगे गुलाबी दुनिया, रंगीन दुनिया। खंडहर मतलब अपरिचित लोगों के लिए वह नफरत की चीज़ है, लेकिन जिसका वह घर है उसके दिलो दिमाग में खंडहर है सही, लेकिन वह उसका घर होता है, मकान होता है, इसीलिए एक अपनापन का भाव रहता है। जो उस खंडहर से परिचित है, उसका अपना वह घर है, तो उसे उसके प्रति एक दिलचस्पी हो या एक प्रकार का अपनापन का भाव हो, प्रेम भाव हो, वो होना स्वाभाविक है। उसी प्रकार कवि को ऐसा लगता है कि जब यह प्रेमिका उसकी उदासीनता में है और उस उदासीनता में उसकी जो सुंदरता है बिल्कुल खंडहर की तरह लगती है कि जो गत स्मृतियों को क्या देती है, हमें बार बार आगाह करती है, सूचित करती है। गत स्मृतियों को याद दिलाने में ये जो उसकी सुंदरता है, ये सुंदरता हमें बिल्कुल किसकी तरह लगती है, खंडहर की तरह लगती है कि जैसे मैं किसी खंडहर के पास, अपने घर के पास खड़ा हुआ हूँ, ऐसा एहसास कभी कर लेता है। और कहता है कि यह जो एहसास है, यह जो अनुभूति है, बिल्कुल चांदनी की तरह है, मद भरी चांदनी है। रात के समय में जब सितारा हम देखते हैं, कोई चांदनी को देखते हैं, तो उसका जो आकर्षण करने का जो भाव है या कुदरत जो प्रकृति है, इसका जो सुंदर चित्रण कवि ने आपके सम्मुख रखा है रात के समय का। और उसमें देखो कि काली रात में कोई चांदनी हमें इस प्रकार क्या करती है, आकर्षित करती है। और ये उसकी जो मादकता है, ये मादकता बिल्कुल प्रेमिका में दिखाई देती है। खंडहर की जो प्रेम वाली बात है, अपनापन का भाव है, यह भाव व्यक्त करते हुए कवि ने इस प्रकार तीनों बातों को संजोग कर एक प्रकार से हमारे सामने जो रतिस्थायी भाव है, इसी को उद्दीप्त करने का प्रयत्न किया, उसे जागृत करने का प्रयत्न किया है। और उद्दीप्त करने वाली अगली कड़ी देखो, मुँह पर ठक लेती आंचल जो डूब रहे रवि पर बादल, यो या दिन भर उड़कर थकी किरण सो जाते हैं पाखे समेट, आंचल में आलस उदासी बन। आगे कवि ने ये कहा है देखो कि आंचल जो है यह पूरी तरह थकी हुई है, दिन भर काम करने वाली ये जो प्रेमिका है, वह सोने के इरादे में
क्या कर रही है, अपने चेहरे पर आंचल रख कर ढक कर वह सोने की कोशिश में है। और फिर उसी की अवस्था को देखकर कवि यह हमको दर्शा रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि सूर्यास्त का जो समय है इसमें हम अक्सर देखते हैं कि सूरज के किरण बादलों में घिरे हुए रहते हैं। जब बादल में ये किरण घुस जाते हैं, प्रविष्ट हो जाते हैं, तो बादल को एक अलग रंग आ जाता है। काले बादल और उसमें जो रोशनी है, इससे जरा सी यानी एक आकर्षक ऐसी लालिमा निर्माण हो जाती है। इंद्रधनुष्य भी वही होता है। देखो तो देखो ये सारा जो चित्र है, ये आकर्षक चित्र हमारे सम्मुख रखकर कवि ने यह भाव प्रकट किया है कि यह नायिका या यह मेरी प्रेमिका बिल्कुल थकी हुई पंछी की तरह है। दिन भर काम करके पंछी जिस तरह अपने खाने की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकती हुई, घूमती हुई, सैर करती हुई, जब शाम के समय में पंछी किसी नीड में, घोंसले में या पुतली में आश्रय लेते हैं या विराम लेने की कोशिश में चैन की सांस लेते हैं, उसी प्रकार यह जो प्रेमिका है कवि की, वह आराम से पड़ी हुई आँखों पर, चेहरे पर आंचल ढककर अपनी जो रोशनी है, इस रोशनी को दबा के रखी है। जैसे बादल ने रवि के किरण को दबा दिया, वैसे ही नायिका की नूर को, प्रकाश को, सुंदरता को आंचल ने ढक लिया है। इसी प्रकार का भाव है देखो कि नारी में वो नूर है जिसके बिना पुरुष अधूरा होता है। जासी जी ने कहा है, हमें यह समझा दिया है कि नारी एक ऐसी प्रेम की प्रतिमूर्ति होती है कि उसमें जो नूर होता है वह अनन्य साधारण होता है और उसके अभाव में पुरुष अधूरापन महसूस करता है। तो देखो कि कवि इस रूप में इस प्रेमिका की ओर से आकृष्ट है और इसी प्रकार की कल्पना में कभी वह पंछी का उदाहरण दे रहे हैं, तो रवि, बादल, इसके आधार पर उसकी जो उदासीनता है या उदासीनता का माहौल है, आलम है, उसी को दर्शाकर कहते हैं कवि कि तुम कितनी सुंदर लगती हो, ऐसे ही माहौल में तो बहुत सुंदर नज़र आ रही हो। सूर्यास्त का जो सुंदर नज़ारा है, पंछी की जो पाँखें समेट कर सोने की जो अवस्था है, आराम करने की जो स्थिति है, ये बिल्कुल हमें एक प्रकार की सुंदर चेतना बढ़ाने में सिद्ध होता है। तो इसी प्रकार अगली कड़ी में कवि ने हमें समझा दिया है कि प्रकृति और फिर जो नायिका या प्रेमिका के बाल हैं और फिर उसके जो अरमान है, इसी के संबंध में ये कहा है कि खारे आंसू से धुले गाल, रूखे हल्के अधुकुले बाल, बालों में अजब सुनहरापन। शाम के समय में जैसे कि बादल और सूरज से निकले हुए जो लालिमा है, इसकी झांकी नायिका के चेहरे पर या उस महिला या उस प्रेमिका के चेहरे पर, उसके बालों पर जब ये किरण चले जाते हैं तो सुनहरापन दिखाई देता है। और कवि कहते हैं कि अजब सुनहरापन, अजब सुनहरापन देखो यहाँ व्यक्त है। सुनहरापन है लेकिन अजब, रूपक और रूपकातिशयोक्ति जो है यहाँ व्यक्त हुई है। झरती जो रेशम की किरणें संझा की बदरी से छन छन, मिस्री के होठों पर सुखी किन अरमानों की विकल प्यास। ये जो प्रेमिका है, यह सोते वक्त सपना देखती है और सपने में उसके प्रिय शायद आए हुए होंगे, जिसके कारण से उसके आँखों में से आंसू आ जाते हैं, गाल उसके जो है भीग गए हैं। इसलिए गालों की जो चमक है ये बेहतरीन है, अनुपम है। और देखो कि जो उजाला है, किरण की जो रोशनी है, ये रोशनी बिल्कुल झरती के समान है, एक झरना की तरह है। झरना जैसे कि
जलधारा होती है, उसी प्रकार ये जो किरणें हैं, ये सूरज के किरण, ये बिल्कुल उस प्रेमिका के मुंह पर, उसके बालों पर आकर बिखरे हुए हैं। उसके कारण बाल सुनहरापन, अजब सुनहरापन का एहसास देने वाले हैं। और उसके सारे जो अरमान है, देखो ये अरमान आँखों में से बह गए, दिल के अरमान आँखों में से बह जाते हैं। उसी प्रकार यह प्रेमिका जो है अपने अरमान को लिए हुए सोने की अवस्था में है, सपना देखती है, और उसमें शायद ये जो भाव है, दुख वियोग के भाव है, यह भाव आँखों में से आ जाते हैं, जिसके कारण उसके आँख नमी हो जाती है, गाल सुंदर नज़र आते हैं, और फिर उसके होठ देखो उसमें मधुता आ जाती है, मतलब मिश्री के होठ है ना, मिश्री के होठ मधु। और इसका एहसास कवि कर रहे हैं, कवि उसके समीप जाने का भी अनुभव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम ऐसी अवस्था में बहुत सुंदर दिख रही हो, लग रही हो, तुम्हारी इस उदासीनता में सुंदरता ही सुंदरता है। अगली कड़ी तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भंवरों के पाते उतर उतर, कानों में झुक कर गुनगुन कर, है पूछ रही क्या बात सखे, उन्मन पलकों की कोरों में क्यों दबी ढकी सुर बरसात सखी, क्यों दबी ढकी बरसात सखी। उसके आँखों में से पानी आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। ये जो आंसू है, इससे उसके आँखें नमी हो गई है। और फिर स्वयं कवि ने भंवरा स्वयं को समझा है, और भंवरा जिस तरह फूल के नज़दीक जाकर स्वयं उसमें निमग्न होना चाहता है, उसी तरह कवि उसके समीप जाकर उसके कानों में गुनगुनाने के रूप में स्वयं को सखी मानकर एक सखी दूसरी सखी से जिस तरह संवाद करती है, प्रेम भरा संवाद करती है, जो सखी के चेहरे पर, सखी के जो गाल है, उसकी दिल की धड़कन है, या उषा से लेने की जो अवस्था है, उसके जो वक्ष है, उसकी जो दिल की धड़कन है, ये सारा का सारा जो उसमें रोमांच है, यह कवि उसका अनुभव कर रहे हैं। और कवि उसके कानों में आकर कहते हैं कि क्या है सखी, कौन सी बात है जो आपको पुलकित कर रही है। आपकी पुलकित होने का, आपको इस प्रकार जो है सिहरन की जो रोमांचित करने की जो भाव है, ये भाव आप में जो उभर रहा है, इसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है, आपकी सांसें क्यों इतनी बढ़ गई है, इसका अनुभव करने वाला कवि चंपा वृक्ष, फिर पीला रंग, फिर दिल की धड़कन, इन सारी बातों को लेकर कवि अपनी जो भावना है, संयोग वाली भावना है, इसी को यहाँ व्यक्त कर रहे हैं। और कहते हैं कवि कि तुम कितनी सुंदर लगती हो, तुम जब हो जाती हो उदास, जो किसी गुलाबी दुनिया में सुने खंडहर के आसपास मद भरी चांदनी जगती हो। ये जो कल्पना है, कवि का दिया स्वप्न है, जो उन्होंने देखा है, उसकी प्रेमिका को पास उभर कर उसका चित्र रेखांकित करते हुए, सम्मुख रखते हुए कवि ने इसी प्रकार का जो मिलनादि का जो भाव प्रस्तुत करने का प्रयत्न कवि ने किया है। यह अत्यंत विचारणीय है, चिंतन मनन करने वाला है। यहाँ हमें पाठक को एक श्रृंगारिक रस की उपलब्धि हो जाती है। देखो कि प्रस्तुत कड़ी में, अंतिम कड़ी में संजोग की बात है, भंवर की पाते उतर उतर, फिर कानों में जाकर गुनगुनाना, और एक सखी दूसरे को किस प्रकार समझाती उसी रूप में समझाना, और फिर जो बरसात वाली जो बात है और दिल की धड़कन है, रोमांच वाली जो बात है, सिहरन वाली जो बात है, इसी को मद्देनज़र रखते हुए कवि ने एक अलग भाव
उदासीनता में सुंदरता खोजने की जो प्रयास कवि का है बिल्कुल असामान्य है, ऐसा लगता है। देखो, तो प्रस्तुत कविता हमें सौंदर्य चेतना प्रदान करती है। चेतना को बढ़ावा देने हेतु प्रस्तुत कविता लिखी हुई है। उदासीनता में सुंदरता कैसी देखी जा सकती है, इसका एक उदाहरण वानगी प्रस्तुत कविता है। देखो, इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है और साथ ही साथ जैसे कि अजीब सा सुनहरापन जो है, ये आदि शब्दों में एक अतिशयोक्तिपूर्ण ऐसा वर्णन इसमें किया हुआ है। जो डूब रहे रवि पर बादल, इसमें जो उपमा अलंकार है ना, तो यह अलंकारों से युक्त रचना हमें प्रभावित करती है, असरदार है दोस्तों। तो इस प्रकार इस कविता का पठन करना है, पढ़कर काफ़ी में लिखना है और इसी को पढ़कर उसका भाव सौंदर्य ज्ञात करते हुए उसी आधार पर एक नई कविता लिखने का प्रयत्न आप जरूर करोगे या करने से आपको आनंद मिल जाएगा। सृजनात्मकता एक कला होती है जो अनुभव के धरातल पर, रियाज के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ऐसा एक आचार्य ने कहा है कि देखो, उसी प्रकार प्रयास के बल पर हम एक उत्कृष्ट कवि भी बन सकते हैं। प्रतिभा हमारी उसी से विकसित हो सकती है। सौंदर्य चेतना पल्लवन के लिए कवि हमें उचित प्रेरणा दे रहे हैं, चेतना दे रही है, समझ दे रहे हैं और इसे अर्जित करना हमारी जिम्मेदारी है। देखो दोस्तों, यह जो कविता है इसका आशय भावार्थ आपने समझ लिया होगा। इसे अच्छी तरह आप ज्ञात करेंगे, अध्ययन करेंगे। यहाँ हम रुकना चाहेंगे और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, सबके प्रति धन्यवाद।